नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। टाटा टाटी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किस्से कहानियां सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव, सीनियर्स की बात सीनियर्स के साथ। राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार एवं मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन और अनुग्रह दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में प्रस्तुत करता है वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऑडियो श्रृंखला अनुभव 2.0। इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई है डॉक्टर आर श्रीधर ने, जिसमें आशीष तिवारी का संयोग है। इसका समन्वय और आयोजन आभा चौधरी द्वारा किया जा रहा है। इसका संपादन किया है फरजीन सुल्तान ने और इसकी साक्षात्कारकर्ता हैं दिव्या। पिछली कड़ी में आपने जाना कि मार्मा थेरेपी क्या है, साथ ही आपने जाना कि ये कैसे काम करती है। इस कड़ी में हम थेरेपी के बारे में और विस्तार से जानेंगे और इस विषय पर आज हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं मार्मा थेरेपिस्ट अंतरिक्ष। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि ये पद्धतियाँ कहाँ से आई और कैसे काम करती हैं, और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं इस कड़ी में आपसे जानना चाहूंगी कि विद्या कब से है और क्या ये अपने आप से कोई व्यक्ति कर सकता है या फिर इसे करने के लिए किसी एक्सपर्ट की हमेशा आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही सवाल पूछा, क्योंकि अगर व्यक्ति खुद नहीं कर पाता है तो आश्रित हो जाता है, और हम नहीं चाहते कि हमारे देश के या इस दुनिया के कोई भी लोग, खासकर जो वृद्ध लोग हैं, कभी किसी के ऊपर आश्रित हों। तो जैसे योग के लिए एक शरीर चाहिए और शरीर में प्रवाहित प्राण चाहिए, उसी प्रकार से मर्म के लिए सिर्फ एक शरीर चाहिए और उसमें प्रवाहित प्राण चाहिए। जब तक शरीर है, प्राण है, व्यक्ति मर्म कर सकता है और स्वयं कर सकता है। 107 मर्म जो हैं, मर्म क्षेत्र जो हैं, उनका उल्लेख हमको मिलता है, लेकिन 107 के साथ हमें काम नहीं करना है। अगर 10 मर्म के साथ भी नियमित रूप से व्यक्ति काम करता है तो उसके शरीर के, मन के और वैचारिक रूप से उसके स्वास्थ्य में बहुत बहुत अंतर आता है। तो सर, ये सीनियर सिटीजन्स को कैसे फायदा कर रही है? जैसे हाई बीपी, डायबिटीज और भी बीमारियां हैं, कोई व्यक्ति यदि मेडिकेशन पर है तब भी ये पद्धतियां फॉलो कर सकता है? ये आपने बहुत सही प्रश्न पूछा, क्योंकि अक्सर हमारे मन में होता है कि हम दवाई के सहारे ही जीवित हैं। ये आज के समय में हम लोगों का एक दृष्टिकोण बन गया है कि अगर दवाई नहीं खाएंगे तो हम जीवित नहीं रहेंगे। इसका अर्थ तो आप ये मानिए ये हुआ कि जब ये दवाएं नहीं थी तो मानव जाति जीवित नहीं थी, लेकिन आज आप और मैं बैठ के बात कर पा रहे हैं, इसका मतलब हमारे पूर्वज जीवित थे, और वो जीवित इन दवाइयों पे नहीं थे। तो ये दवाई आज के समय में हमारे जीवन में हम बहुतायत में प्रयोग करने लगे हैं, लेकिन हमारा जीवन इस पे आश्रित नहीं है। हमारा जीवन इस पे आश्रित इसीलिए हुआ है क्योंकि हमने जीने के जो मुख्य नियम हैं वो हमने कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दी। तो जैसे आपने मधुमेह यानी कि शुगर की बात की, हम सब जानते हैं आज के समय में कि वो एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर मतलब वो एक ऑर्डर था जिसको हमने तोड़ दिया। जैसे अब से 300-400 साल पहले या 500 साल पहले आप मानिए, जो सफ़ेद चीनी है उस नाम की कोई चीज़ नहीं थी। गुड़ खा के तो कोई बीमार नहीं पड़ता था, इसलिए भी नहीं पड़ता था क्योंकि शारीरिक रूप से मेहनत करता था। तो पहला डिसऑर्डर तो यही है कि सिर्फ हमारा मस्तिष्क चलता है, शरीर नहीं चलता है। पहले तो हम उस डिसऑर्डर से ही बाहर आ जाएं, शरीर को भी चलाएं और दिमाग को भी चलाएं, दोनों में संतुलन रहेगा, तालमेल रहेगा, तो शरीर अपने आप ठीक रहेगा।
और जितने कृत्रिम प्रकार के हम भोजन का आहार करते हैं वो हमारे प्राण हरता है, वो हमें बीमारियों की तरफ ले जाता है। अगर हम बदलाव की अपेक्षा करते हैं, ये शायद महत्वपूर्ण होगा हम सबके लिए, अगर हम जीवन में बदलाव की अपेक्षा करते हैं और बदलना नहीं चाहते, तो जब हम कई सालों से एक कोई औषधि या फिर एक कोई मेडिसिन किसी चीज़ के लिए खाते आ रहे हैं तो शरीर उस पर निर्भर हो जाता है। शरीर वो काम करना ही भूल जाता है जिससे उसको ठीक किया जा सके। जैसे मैं बहुत ही सरल सा उदाहरण दूंगा आपको। आजकल आप देखेंगे कि थायराइड बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गया है, किसी भी एज में होता है, और थायराइड के लिए एक मेडिसिन होती है, वो सुबह शाम आदमी खाता रहता है, लेकिन उससे थायराइड ठीक नहीं होता है। तो जो चीज़, जो प्रक्रिया, जो प्रणाली शरीर की खराब हुई थी जिसके कारण थायराइड की प्रॉब्लम सामने आई, वो तो अंदर और गहन और जटिल होती चली जाती है, और दवाई की जो डोज है, जो खुराक है, वो बढ़ती चली जाती है। इसका मतलब हमने उसे ठीक करने की दिशा में तो कोई कार्य किया ही नहीं। ऐसा ही शुगर की मेडिसिन के साथ होता है। हमने अपने जीवन में कोई परिवर्तन नहीं किया, हमने खान पान में कोई परिवर्तन नहीं किया, तो हम स्वाभाविक रूप से उस मेडिसिन के ऊपर ही आश्रित हो जाते हैं। अब आपका जो सवाल है आता है, क्या मर्म करने से आपकी दवाई छूट जाएगी? बहुत से केसेस में हाँ, लेकिन अगर शरीर अपने आप को ठीक करना भूल ही गया है, वो अंग इतना लाचार हो गया है कि उसमें ठीक होने की कोई संभावना ही नहीं है, तब एकमात्र रास्ता रहता है दवाई खाने का। जितनी जल्दी आप एक परेशानी को ठीक करने के लिए प्राकृतिक चिकित्सा का सहारा लेंगे, उतनी जल्दी संभावना बढ़ जाती कि आप पूर्ण रूप से नहीं तो आशातीत रूप से ठीक हो जाएं। जितना समय आप औषधि लिया, दवाई ले के अपने शरीर को लाचार करेंगे, उतना ही संभावना बढ़ जाती कि वो ठीक ना हो। ये ऐसा ही है जैसे एक व्यक्ति है जिसकी नौकरी छूट गई है, अब आप उसको रोज़ पॉकेट मनी दे रहे हैं, रोज़ पैसा दे रहे हैं कि चल तू आज 500 रुपये रख ले, आज तू 1000 रुपये रख ले। आप देखेंगे 4-5 महीने बाद वो इस स्थिति में आ जाएगा कि वो काम करना ही भूल जाएगा। ऐसा ही कुछ दवाइयों के केस में भी होता है। हम जितना दवाई पे आश्रित होते हैं उतना ही हमारा शरीर शिथिल हो जाता है, वो काम करना ही भूल जाता है। पर हमने देखा है कि खासकर रक्तचाप के केस में अगर आप मर्म करना शुरू करते हैं तो पहले दिन से ही आपका रक्तचाप कुछ हद तक बैलेंस होना शुरू होता है। अब आप बंद नहीं कर सकते उस मेडिसिन को, क्योंकि वो प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है। आप एक लेखा जोखा बनाइए अपने बीपी का 1 हफ्ते का, और उसको लेके जाइए अपने डॉक्टर के पास। जो वो देखेगा ये नियमित हो रहा है तो वो स्वतः ही आपकी मेडिसिन कम करेगा। और हमेशा मेडिसिन टेपर ऑफ, यानी कि धीरे धीरे कम की जाती है, क्योंकि शरीर की आदत को एकदम से नहीं छुड़ाया जाता। पर हाँ, लोगों को बहुत सी शारीरिक कठिनाइयों में बहुत आराम मिलता है। सर, जैसा कि आपने बोला ये विद्या है, तो इसको कैसे सीखा जा सकता है, उसके बारे में भी हमें बताएं। इसको सीखने के लिए आपको चिकित्सा से संबंधित कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आजकल हम सब लोग जो है ना, रोग का इंसाइक्लोपीडिया बन गए हैं। आप किसी भी चलते राहगीर, किसी भी व्यक्ति से पूछिए कि भाई ये बीमारी कैसे होती है, वो आपको तुरंत बता देगा ये बीमारी ऐसे होती है। आप उनसे पूछें कि स्वस्थ रहने का क्या मार्ग है, तो वो सोचेगा ये क्या विरोधाभास है हमारे समाज में, ये समझ से परे है। बीमारी के बारे में अगर हम इतना जानते हैं तो स्वास्थ्य के बारे में कब जानेंगे? तो इसको सीखने का बहुत सरल उपाय है। आप अगर हमसे जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप अनुग्रह से भी जुड़े हुए हैं या किसी भी RRTC से जुड़े हुए हैं, आप वहाँ के संस्थापक या जो भी वहाँ के कार्य प्रभारी हैं उनसे आप बात कीजिए। वो ज़रूर आपके लिए किसी न किसी विशेषज्ञ को अपॉइंट करवाएंगे जो इस विद्या में माहिर हैं। और इस विद्या को स्वयं के लिए सीखने के लिए 2 या 3 दिन से ज़्यादा का समय नहीं चाहिए। मैं 2 दिन भी 3 दिन भी इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहले दिन जाके हम कुछ भूल जाते हैं, दूसरे दिन वो फिर से याद आ जाता है, तीसरे दिन फिर से याद आ जाता है। और मैं आपको कहूँगा कि 1 हफ्ते में व्यक्ति इतना निपुण हो जाता है कि आंख बंद करके उन 10 के 10 मर्म स्थलों को वो उत्प्रेरित कर सकता है बिना आंखें खोले। और इसके साथ साथ वो अपने स्वास्थ्य का स्वयं जिसे कहते हैं आत्मनिर्भर हो सकता है अपने जीवन को स्वस्थ रखने के लिए। अभी आपने सुना हमारा एक खास कार्यक्रम। उम्मीद है कि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगली कड़ी में इसी विषय पर और विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद।